स्टूडेंट आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किए सर हम लोगों को हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाइए। तो मैं आज आप लोगों के सामने फाइनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं और हर एक क्वेश्चन को मैं अपनी तरफ से बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपको अच्छी तरह से पता है, आपको क्वेश्चन मालूम हो जाएगा, आंसर भी आपको दिखेगी, लेकिन आप उस क्वेश्चन का आंसर आप रट्टा लगाएंगे तो आप बुद्धिमानी का काम नहीं कर रहे। सबसे पहला काम होता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी माइंड में कैचअप करना। अगर आप माइंड में कैचअप कर लेते हैं मेरे प्यारे, तो आपका एग्जामिनर आपके पास जैसा भी क्वेश्चन को रोटेट करे आप इजीली से ना उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल स्टूडेंट बने रहें। चैनल पर नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करें मेरे प्यारे, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि झारखंड में कि एक गरीब से गरीब बच्चा आप लोगों के लिए ट्यूशन, आप लोग अगर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आप लोगों की वजह से मेरे प्यारे एक गरीब बच्चा पढ़ सकते हैं, जो पढ़ाई के कारण वो ट्यूशन कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग कम से कम पढ़ सकते हैं और अपना गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। एक स्टूडेंट का लाइफ में सही डायरेक्शन को होना बहुत ही जरूरी है और सही डायरेक्शन देने के लिए मिसाइल क्लासेस 24 घंटा आप लोगों के लिए तैयार है। बस आप लोग सही डायरेक्शन पर चूज करें और हम लोगों को बताइए सर हम लोगों को इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा प्रोवाइड करते रहें। चलिए मेरे प्यारे, आज की जो क्लास होगी वो फुल्ली सब्जेक्टिव होगी। इसमें आप लोगों का एक भी क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव नहीं होगी और ये जो क्वेश्चन होगा ना बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न होगा। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट उठा के चैप्टर बाय चैप्टर लेकर आया हूं, बल्कि यहां पे आप लोगों का जो बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को सामने प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जहां तक हो सके ट्यूशन मैं आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार हूं। बस आप लोग जल्दी से जाए प्ले स्टोर में सर्च करें मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है? मिसाइल क्लासेस को सर्च करें और अपने मोबाइल नंबर से प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। और आज का जो एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है फाउंडेशन कोर्स, 399 रुपये का कोर्स है। जल्दी से जाकर इस कोर्स को आप लोग बाय करें, जल्दी से जाए, लेट ना करें, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। वहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रतिदिन क्लासेस होती है। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है मैं अपनी तरफ से बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीटेड होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा आंसर। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे तथा टीन धातु को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया है। अब सभी को पता होना चाहिए कि कांसा का जो मिश्र धातु है, कांसा का जो मिश्र धातु होता है ना, वो होता है तांबा प्लस टीन। तांबा प्लस टीन को जब हम लोग मिलाएंगे तो होगा क्या? कांसा धातु का निर्माण होगी। तो इसी तरह से आपको आंसर लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबा और टीन का प्रयोग करके कांसा धातु का उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न करते थे। तो इसीलिए हम लोग इसको कांस्य धातु के कांस्य युग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आशा करते हैं स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाएगी तो आप लोग एकदम धुआं की तरह उड़ा देंगे। यस या नो? आशा करते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगी। क्वेश्चन नंबर 2, अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 होना चाहिए। अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इनका क्या महत्व है। यह क्वेश्चन आपके पेपर में 4 मार्क्स का आपसे पूछे जाएंगे कि अभिलेख का क्या महत्व है और इन्हें क्या समझते हैं और इसका क्या महत्व है जीवन में। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसी कटोरी सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है तथा जिन पर तिथि नहीं होती है उनका कला निर्धारण लेखन शैली के आधार पर किया जाता है। भारत में प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है जिसे सम्राट अशोक ने बनाया था। देखिए आपको ना अभिलेख मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मैं देहाती भाषा में आपको समझाऊं अभिलेख किसे कहते हैं। हम लोग जानते हैं कहीं भी जाते हैं तो देखिएगा, कहीं भी सड़क पे हम लोग गुजरते हैं, बड़े बड़े सड़क पर जाते हैं तो देखिएगा ना सड़क के किनारे, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं लेकिन ऐसा होता नहीं है। सड़क पे किनारे देखिएगा एक बड़ा सा पत्थर रहता है, वहां पे लिखा रहता है कोलकाता 370 किलोमीटर, रहता है या नहीं आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। फिर आपको लिखा रहता है बनारस 400 किलोमीटर, इस तरह लिखा रहता है। तो ठीक इसी तरह से प्राचीन काल में लोग क्या करते हैं ना, कॉपी कलम तो नहीं था उस समय, तो उस समय लोग पत्थरों में अपना सब कुछ वह लिख कर रखते थे। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, एक बर्तन बनाया मैंने, अभिलेख, उसी का अभिलेख कहते हैं। बर्तन बनाया मैंने उसको और बर्तन में लिख दिया कि ये 1977 का बर्तन है। वहां पे मैंने वहां पे पत्थर से ही, कलम से नहीं, पत्थर से ही रगड़ रगड़ के मैंने वहां पे 1977 लिखा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? तो याद रखें मेरे प्यारे, उसको हम लोग बोलते हैं अभिलेख। क्या बोलेंगे?
अभिलेख, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभिलेख समझ में आ गया। आशा करते हैं कि अभिलेख अगर आपके पास आ जाएगी तो आपको इजीली से उसको कर लेंगे। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? दोनों क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। आंसर दिख रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वीडियो को पॉज करें और मैं कॉपी पे नोट डाउन करते रहूं। ये मेरे प्यारे, ये रट्टा वाली काम होगी। अगर आप रट्टा लगाना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं, समझकर आप अगर अपने कॉपी पे लिखेंगे ना, तो उसमें लिखने की मजा कुछ और ही होता है। यस या नो? ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु नदी या सिंधु नदी घाटी के आसपास से प्राप्त हुई है। इस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु घाटी नदी से मिली है। सिंधु घाटी समझ में आ रहा है ना, सिंधु वैली से मिली है। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को कभी कभी हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे कहा जाता है। इसी तरह से आपको आंसर लगाना है। ठीक है, अब आते हैं सर अशोक युद्ध का, कलिंग युद्ध का अशोक पर जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन हर साल छपेगा। जब से मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, याद रखिएगा मेरे प्यारे, तब से ये क्वेश्चन छपता आया है। इस बार भी आप लोगों से छपेगा, समझिएगा। कलिंग युद्ध के अशोक के जीवन पर, कलिंग युद्ध जब हुआ था उस समय अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े थे, समझिएगा। अशोक अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग यानी उड़ीसा पर आक्रमण किया, जिससे 1 लाख व्यक्ति मारे गए। बाप रे बाप, 1 लाख व्यक्ति मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए तथा कई गुना घायल हुए, जिससे अशोक का हृदय दिल परिवर्तन हुआ। और हृदय दिल जो है ना, उसका अशोक का जीवन पूरा पिघल गया था। जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खून ही खून दिख रहा था, अशोक ने क्या क्या, समझेगा, जिसके परिणाम फलस्वरूप निम्नलिखित प्रभाव पड़े थे। क्या प्रभाव पड़ा था, एक एक को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। उससे युद्ध से घृणा हो गई और वो ठान लिया कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा, तथा जीवन भर युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा की। और वो ठान लिया है, वो क्या है कि मैं आज के बाद, मैं गॉड से प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। कौन बोल रहे हैं? अशोक कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 1 लाख व्यक्तियों को मरते हुए देखा था, 1.5 लाख व्यक्तियों को उन्होंने बंदी बनाते हुए देखा था, 1 लाख से ज्यादा व्यक्ति को घायल होते हुए उन्होंने देखा था। इस कारण से वो ठान लिया कि आज के बाद कभी युद्ध नहीं करेंगे। पॉइंट 2, भीषण रक्त संसार देख बौद्ध भिक्षु गुप्त उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अब उन्होंने इतना रक्तपात देखा लोगों का, उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं कोई धर्म को अब नहीं अपनाने वाला हूं, मैं अब बौद्ध धर्म को दिल से स्वीकार कर रहा हूं मेरे प्यारे, कि मैं बौद्ध धर्म को अपनाऊंगा। बौद्ध धर्म के अनुयायी ने जो भी कहा है मैं उस धर्म को अच्छी तरह से पालन करूंगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 के बाद है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक शांतिवादी हो गया तथा राज्य विस्तार की नीति का परित्याग कर दिया। उसने दिव्यज्ञाज के स्थान पर धर्म विजय अपना लक्ष्य बनाया। पॉइंट नंबर 4, इस युद्ध के बाद मंदिरापन, मांस बलि आदि बिल्कुल बंद कर दिया। जैसे ही कलिंग युद्ध हुआ था, अशोक ने जो चौथा पॉइंट बताया था, उन्होंने कहा था कोई भी एक जानवर को भी हत्या नहीं करेंगे, अगर वो हत्या करते तो उन्हें भी सजा दिया जाएगा। उसके बाद कहा था कि कोई भी मंदिरापन नहीं करेंगे, कोई भी बलि प्रथा जैसे काम नहीं करेंगे। उसके बाद बोल रहे कि बिल्कुल बंद कर दिया गया। समायन विचारण की पवित्रता, दया, दान, सत्य, सेवा से लोगों की सेवा करने लगा। जब वो देखा इतना सारा खून वगैरह रक्तचाप देखा, तो उन्होंने देखा कि नहीं, अब हमें लोगों की सेवा करना चाहिए। उन्होंने लोगों की सेवा पर लग गया, आदि पर बल दिया गया था। समझ में आ गया? पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट था, पॉइंट नंबर 5, अशोक देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण किया तथा राज्य में युद्ध घोषण के स्थान पर धर्म घोषण प्रारंभ कर दिया गया। इन्होंने प्रियदर्शी कब मिली थी? तो बोलेंगे सर ये प्रियदर्शी अशोक को मिली थी कब? तो बताएंगे सर जल्दी से, वो होगा आपका कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, चलिए आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क किन किन देशों से था? 2 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें सर अगला। इसी तरह से हम लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहे। बाकी जो क्लासेस होगी वो एप्लीकेशन पर होगा। ठीक है, यूट्यूब में उतना क्लासेस नहीं होती है, इसलिए ना, क्योंकि हमारा क्लास हमेशा एप्लीकेशन पर चलती है। जो भी स्टूडेंट अभी तक एडमिशन नहीं करवाएं, प्ले स्टोर में जाएं, मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके जल्दी से
आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स को आप बाय करें ओनली फॉर 399 रुपीज में, और क्लास 12 का बेहतरीन तरीके से आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध कहाँ से था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, ईरान आदि देशों से था। याद रखिए किससे नहीं था? क्वेश्चन बार बार आता है, चीन से नहीं था, इसको आप लोग याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महाभारत के महत्व पर प्रकाश डाले। अब महाभारत आ गया है, महाभारत का जो महत्व है ना उन पर एक प्रकाश डालना है। क्या समझिएगा, महाभारत भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म के विकास का लेखा जोखा है। यह एक बहुआयामी ग्रंथ है। इसमें समाज के सभी अंग जैसे राजनीति, धर्म, दर्शन तथा आदर्श की झलक मिलती है। इसमें युद्ध व शांति, सद्गुण व दुर्गुण की व्याख्या की गई है। भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। रूपक कथाएं संभवतः काल्पनिक है। निश्चित रूप से सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए महाभारत एक अच्छा स्रोत है। इस प्रकार महाभारत की महत्ता को समझा जा सकता है। आशा करते हैं इसको भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा वासी तांबा और सोना कहां से प्राप्त करते थे? हड़प्पा वासी राजस्थान के खेतड़ी से तांबा और दक्षिणी भारत से सोना प्राप्त करते थे। यह क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का टपकेगा। कितना मार्क्स का मेरे प्यारे? 2 मार्क्स का यह क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगी। देखिए समझना बहुत जरूरी है। अब तो क्वेश्चन और आंसर आपको मिल जाता है, कहीं से ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा, बुक से हो वगैरह हो, कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। और समझाने के लिए मेरे प्यारे मैं आशा करता हूँ कि मेरी टूटी फूटी भाषा से आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ज़्यादातर मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और थोड़ा आ जाए तो याद रखिएगा पूरा का पूरा भी आ जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, सच कह रहा हूँ। यह क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा ही छपेगा। क्या यह संभव है कि महाभारत एक ही रचयिता था? कह रहा है कि महाभारत को जो लेखक है वेदव्यास बाद में हुआ था, क्या महाभारत के लेखक जो है क्या एक ही लेखक ने लिखा है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो महाभारत के रचनाकार के विषय में भी इतिहासकारों एक मत नहीं है। जन रीतियों के अनुसार महावीर व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश जी से लिखवाया था, परंतु आधुनिक विद्वानों का विचार है कि इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं हुई है। वर्तमान में इस ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक, लेकिन शुरू में इसमें मात्र 8,800 श्लोक ही थे। दीर्घकाल में रचे गए इन श्लोकों का रचयिता कोई एक लेखक नहीं हो सकता। विजयियों का व्याख्यान करने वाली यह कथा परंपरा मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रही। इतिहासकारों का अनुमान है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इस कथा पर परंपरा को ब्राह्मण लेखक ने अपनाकर इसे और विस्तार दिया, साथ ही इसे लिखित रूप में भी दिया। यही वह समय था जब उत्तर भारत में क्षेत्रीय राज्यों और राजतंत्रों का उदय हो रहा था। क्या हो रहा था? उदय हो रहा था। कुरु और पंचाल जो महाभारत कथा के केंद्र बिंदु भी है, भी छोटे सरदारी राज्यों से बड़े राजतंत्रों के रूप में उभर रहे थे। संभवतः इन्हीं नए परिस्थितियों में महाभारत की कथा में कुछ नए अंश शामिल हुए। यह भी संभव है कि नए राजा अपने इतिहास को नियमित रूप से लिखवाना चाहते हैं। ऐसा माना गया कि महाभारत एक ही रचयिता था, संभवतः प्रतीक नहीं है। ये जो कहा गया है ना महाभारत जो है ना एक ही रचयिता था, ये संभव नहीं है। बस आपको इतना माइंड पे याद रखना है, बाकी आपको जिस तरह से बताया उसी तरह से आपको लिखना है। हाँ, और अगर वीडियो लॉन्ग बन जा रहा है तो बताइएगा सर, एक दिन में 10 क्वेश्चन ही बताइए, ज़्यादा नहीं बनाना है, ठीक है। श्वेतंबर और दिगंबर में क्या डिफरेंट है? बिटवीन डिफरेंट ऑफ श्वेतंबर एंड दिगंबर समझिए क्या, महावीर स्वामी की 468 ईसा पूर्व मृत्यु के बाद मगध में भीषण अकाल पड़ा। भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन दक्षिण भारत चले गए। किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु। और स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ लोग मगध में ही रह गए हैं। स्थूलभद्र और भद्रबाहु जो है ना इसी के था क्या, भद्रबाहु श्वेतंबर, स्थूलबाहु दिगंबर, यही संबंध है। स्थूलभद्र के अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ किया। जो स्थूलभद्र थे उन्होंने कहा कि व्हाइट कलर ही पहनना है, चाहे जो भी हो जाए व्हाइट कलर ही पहनना है। उसके बाद वह श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ कर दिया। ये पारसनाथ के अनुयायी थे, यही श्वेतंबर कहलाए हैं। स्थूलभद्र को याद रखिएगा मेरे प्यारे, आप लोग इतना भूल जाएंगे। स्थूलभद्र है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो बोलेंगे सर श्वेतंबर। क्या बोलेंगे? श्वेतंबर। आपसे क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं कि श्वेतंबर का संबंध किससे है, तो बताएंगे क्या, स्थूलभद्र से।
भद्रबाहु के अनुयायी महावीर स्वामी के अनुयायी बने रहे, वे नग्न रहते थे। नग्न मतलब समझ गए, नंगा रहते थे। जैन धर्म के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते थे। ये लोग दिगंबर कहलाते थे। अब श्वेतांबर और दिगंबर क्या है, आशा करते हैं समझ में आ गया। जो स्थूलभद्र थे पहले कहाँ का, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी के 468 ईसा पूर्व में जैसे उनकी मृत्यु हुई के बाद मगध में भीषण अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ेगी तो वहाँ पे लोग रहेंगे नहीं रहेंगे लोग, तो अब क्या हुआ ना, वहाँ पे भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ दक्षिण भारत लोग चले गए और स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ लोग मगध में ही रह गए। जो याद रखिएगा क्या है, जो स्थलभद्र थे, जो स्थूलभद्र है वो कहलाते थे श्वेतांबर। आज जो दिगंबर किसको कहलाते थे, तो बोलेंगे भद्रबाहु को हम लोग दिगंबर कहते थे। याद रखिएगा, भद्रबाहु को हम लोग दिगंबर कहते थे। बस इतना आपको अच्छी तरह से आप लोगों को नोट डाउन करना है, ठीक है। अब आते हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में 5 या 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये क्वेश्चन भी आपके पीछा नहीं छोड़ने वाला है, समझिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देखना है। पहला कहा गया था क्या कि मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन विशाल स्नानागार है, जिसका जलाशय दुर्ग के किले पे स्थित है। उत्तम कोटि की पक्की ईंटों से बना विशाल स्नानागार स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। यह जलाशय 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा। इस जलाशय जो थे ना, वह जलाशय इस तरह से है, जो आप लोग जलाशय शायद आप लोग देखे होंगे, है ना, जलाशय आप लोग देखिए ना, जो पोखर में आप लोग नहाते हैं। हाँ जी, आप लोग नहाते से है ना, कहीं और से तो नहीं है ना। चलिए, इस तरह से जो आप जलाशय देख रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे इंसान नहाने के लिए यहाँ पे आते हैं, पानी से भरा हुआ है, तो इसी तरह से बोल रहे हैं कि इसका जो 12 मीटर जो है ना लंबा है, और इसमें 7 मीटर क्या है चौड़ा था, और लगभग 3 मीटर की गहराई थी। कितना मीटर की, तो बोलेंगे सर यहाँ पे 3 मीटर की गहराई थी, तो बोलेंगे सर इसकी गहराई जो है ना 3 मीटर की थी। अब बोल रहे इसके दोनों किनारों पर, अर्थात इसके उत्तरी और दक्षिणी, याद रखिएगा उत्तरी मतलब यहाँ पे एक सीढ़ी लगा हुआ था और इधर से एक सीढ़ी लगा हुआ था। इधर से भी लोग उतरते थे और इधर से भी लोग उतरते थे, और ये ऊपर तक उठा हुआ था। तो ये है आप लोगों का सीढ़ी बनी हुई थी। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है। इसके 3 और कमरे बने हुए थे। इसमें से एक बड़ा कुआं था जिससे जलाशय से पानी आता था। जलाशय का पानी निकालने के लिए एक नाली थी। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी तरफ अपेक्षाकृत छोटी संरचना में 8 स्नानागार बने हुए थे। इस संरचना के अनोखेपन तथा क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के समय स्नान के लिए किया जाता होगा, जो आज भी भारतीय जनजीवन का एक आवश्यक अंग है। ये आज भी मौजूद है। आप कभी मोहनजोदड़ो जाइएगा, सिंध नदी के किनारे, तो वहाँ पे मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो सर पाकिस्तान का, देखिए आप पाकिस्तान साइड चला गया होगा, है ना, तो यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि है एक्चुअली क्या मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको आंसर लिखना होगा। अगर आप इस तरह से आंसर लिखेंगे तभी आपको फुल्ली मार्क्स मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह से आंसर नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को फुल्ली मार्क्स नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा क्लास जो है ना मेरे प्यारे, आज मैं क्लास को यहाँ पे वेट करता हूँ आप लोगों का कि इसी तरह से आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों को करवाते रहे। तो इसके लिए आप लोग जल्दी से दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वीडियो लॉन्ग हो जाए। चलिए मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।